मित्रों, नमस्कार। जैसा कि आपको बताया गया था कि आपसे आपके विज्ञान के भी बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, तो हम लोग आज इस द 10 मिनट शो वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए विज्ञान के भी क्वेश्चंस को लाना शुरू कर दिए हैं। आज पहला दिन है विज्ञान के लिए, और विज्ञान के फिजिक्स वाले भाग को पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। तो फिजिक्स में जो आपका पहला लेसन है, नाम है प्रकाश। तो प्रकाश को हम दो भाग में बांटेंगे। प्रकाश का एक परावर्तन वाला भाग, दूसरा अपवर्तन वाला भाग। तो आज पहले वाले भाग को हम लोग कवर करेंगे, जो कि प्रकाश का परावर्तन है। तो परावर्तन वाले भाग को हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे आज। तो परावर्तन के क्वेश्चन आज हमें देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आपको बता दें, अगर आप इस नगीन प्रकाशन वाली बुक को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए बहुत शानदार सी बुक है, और इसके क्वेश्चंस बहुत मददगार होते हैं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो मेरा राय तो आपसे यही रहेगा कि आप इसी बुक को फॉलो करें। हालांकि आप किसी से भी पढ़ रहे हैं तो बड़ा अच्छा बात है, लेकिन ये भी एक शानदार सी बुक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। कहाँ पे रखना होगा? तो बच्चों, मैं आपको एक केस बता दूं। इस केस को अगर आप जानेंगे तो बड़े आराम से इसका जवाब दे पाएंगे। पहली बात, दर्पण कैसे पहचानते हैं हम लोग, याद रखिए। ये जो मैं ये लाइनिंग कर रहा हूँ, ये वास्तव में मैं किसी कांच के प्लेट को क्या नाम है, पेंट कर रहा हूँ। तो जब इस तरह से कोई दर्पण हो जिसमें गहरा वाला भाग चमक रहा हो और उभरे हुए भाग पर पेंटिंग हुआ हो, तो ऐसे दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। अभी यहीं पे पेंटिंग इधर से कर देते तो ये बन जाता उत्तल दर्पण। तो इसमें अगर आपको बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, सीधा प्रतिबिंब चाहिए, तो बड़ा और सीधा प्रतिबिंब देखिए ये एक ही केस में बनाता है, जब हम लोग वस्तु को कहाँ रख दें, वस्तु को रख दें दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लीजिए कि छपेगा एकदम पेपर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएगा, इसको पेपर में एकदम छपेगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी भाई अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। अगला क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा भाई, अगर किसी वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दें अवतल दर्पण के, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा आपका उल्टा। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक सा बनता है, तो उल्टा वास्तविक और जो है कि बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित, आवर्धित माने बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो अभी थोड़ी देर पहले ही वही बात बताया गया है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा कब? जब आप वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तब। तो अगला क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल, संयुग्मी फोकस मैं आपको बता दूं अवतल दर्पण में ही संभव है, सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में। और संयुग्मी फोकस जो होता है वो क्या होता है? दर्पण के सामने ऐसे दो बिंदु जिसमें एक जगह रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पे बने, और दूसरे जगह पे अगर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब पहले जगह पे बन जाए। तो ऐसे ही बिंदु को बोलते हैं एक दूसरे के संयुग्मी फोकस। तो अगला क्वेश्चन है आपका, फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध होगा। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन हर साल आता है पेपर में, बोर्ड के पेपर में हर साल क्वेश्चन मिलता है यहाँ से कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2 गुणे फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2 गुणे फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी का दोगुना होता है कौन? वक्रता त्रिज्या। अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या 10 का दोगुना यानी 20 सेंटीमीटर होगा। अगर फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? 50 का दोगुना यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब यह है कि r और f में क्या संबंध होता है? तो हम लोग बताएं, r बराबर क्या होता है? 2f कह लीजिए, या f बराबर बताइएगा तो r/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमें दिख रहा है सी वाला, जिसमें f बराबर r/2 लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी एकदम उसी सूत्र का यूज आ गया यहाँ पे। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या अगर 12 है तो फोकस दूरी क्या होगा? उसका आधा ना होगा, तो 12 का आधा क्या हो जाएगा जी? तो हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ पे बहुत ध्यान से एक बात, आप तुरंत गलती करके आएंगे पेपर में, लेकिन
क्योंकि आप हमारे पास आए हैं तो आपको एकदम सटीक जानकारी मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है अवतल दर्पण। याद रखिएगा बच्चों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव ली जाती है। हमें याद रखना है अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है। तो याद रखना है अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें बताना है तो माइनस लगा के बताना है। तो बताइए, वक्रता त्रिज्या अगर 12 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 6। लेकिन दर्पण कौन सा है? अवतल, तो लगाएंगे यहाँ पे -6, +6 लगाने की गलती नहीं करनी है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी अपनी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी का दोगुना होता है वक्रता त्रिज्या, 10 का दोगुना यानी कि 20। अगला क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसके उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो भाई फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? 10 का दोगुना 20, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो भाई ध्यान दीजिएगा, अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है यानी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? 20, और वही 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है यानी वक्रता त्रिज्या पे ही, वक्रता केंद्र पर ही वहां पे वस्तु को रख दिया गया है तो उसका प्रतिबिंब भी वही वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो भाई 12 का दोगुना क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24। अब तो ये सवाल इतना सरल हो गया कि बच्चा भी बता देगा। फोकस दूरी का दोगुना करना है तो त्रिज्या पता चल जाएगा और त्रिज्या का आधा करना है तो फोकस दूरी पता चल जाएगा। लेकिन याद रखें, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है आपका, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? याद रखिएगा बच्चों, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण के दृष्टि क्षेत्र सबसे ज्यादा होने के कारण से इसे बहुत दूर तक की चीजों को हम देख सकते हैं और इसी पे आधारित आपका होमवर्क भी है आज। अगला क्वेश्चन आपका, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है? तो वो दर्पण है बच्चों उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, अर्थात रियल वाला इमेज नहीं बनाता है। इसके अलावा उल्टा सीधा बनाता है और आभासी भी बनाता है। सीधा बनाता है, आभासी बनाता है और वस्तु से छोटा। आभासी को काल्पनिक भी बोलते हैं, आभासी को काल्पनिक भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण हमेशा हमेशा आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है? तो जो वास्तविक यानी रियल इमेज होते हैं ना, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ना, इनको हम पर्दे पर यानी कि स्क्रीन पर ले सकते हैं, लेकिन काल्पनिक वाले जो प्रतिबिंब होते हैं जिसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं उनको हम लोग पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। तो आज आपका होमवर्क है कि जो वाहन होते हैं, वाहन बोले तो गाड़ी घोड़ा जो भी होते हैं, वाहन के साइड मिरर जो होते हैं, साइड मिरर यानी साइड देखने वाले जो दर्पण होते हैं, साइड देखने वाले दर्पण वो कौन से दर्पण होते हैं? साइड देखने वाले दर्पण जो लगे होते हैं, आपके बाइक में लगा है, आपके कार में लगा है, तो वो दर्पण कौन से दर्पण होते हैं आपको बताना है। क्या वो दर्पण उत्तल दर्पण होता है? क्या वो दर्पण अवतल दर्पण होता है? क्या वो समतल दर्पण होता है? तो आपको सही जवाब लिखना है कमेंट बॉक्स में। और आप जान रहे हैं कि अभी यहाँ पे विज्ञान वाले पोर्शन का शुरुआत हो चुका है और हम लोगों ने परावर्तन के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अपवर्तन के क्वेश्चन को, और भूलिएगा नहीं, सुबह 8 बजे ही आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में।